गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम वाले अध्याय से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है परपोषी कोशिका में डीएनए प्रविष्ट कराने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ डीएनए इंसर्शन इनटू द होस्ट सेल। यहाँ पर हमें यह समझना आवश्यक है कि हमें परपोषी कोशिका में डीएनए को प्रविष्ट कराने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण यह है कि हम जब पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करते हैं तो पुनर्योगज डीएनए को प्राप्त करने के पश्चात जो प्लाज्मिड या जो भी संवाहक है उससे वो पुनर्योगज डीएनए जुड़ा रहता है और फिर उस संवाहक को हमें परपोषी कोशिका में पहुंचाना है ताकि उस संवाहक के अंदर जो विजातीय डीएनए है हम उसकी संख्या बढ़ा सकें या उसकी क्लोनिंग कर सकें। अर्थात डीएनए क्लोनिंग बगैर इस प्रोसेस के पूरी नहीं हो सकती है। यानी जब तक हम पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रविष्ट नहीं कराएंगे तब तक हम डीएनए क्लोनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे सामने परपोषी कोशिका एक जीवाणु के रूप में है तो उसमें तो डीएनए प्रविष्ट कराना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि अगर आपने पुनर्योगज डीएनए को प्लाज्मिड के संवाहक के रूप में प्राप्त किया है तो आप उस प्लाज्मिड को सीधे जीवाणु कोशिका में एक जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की, उसके द्वारा उसको सीधे उस जीवाणु कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा सकते हैं। लेकिन अन्य कोशिकाएं, सपोज वह कोई पादप कोशिका है या कोई जंतु कोशिका है, उसके लिए यह विधि कारगर नहीं रहती है, क्योंकि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। अब अगर हम बगैर किसी तकनीक के पादप कोशिका या जंतु कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को प्रविष्ट कराने का प्रयास करेंगे तो वह संभव नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कोशिका के सबसे बाहर पाई जाने वाली एक झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली आप जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है जिसमें हाइड्रोफिलिक लेयर होती है सबसे बाहर और उसके अंदर जो है हाइड्रोफोबिक लेयर होती है। इन दोनों जलरागी और जल स्नेही और जलरोधी लेयर्स की वजह से डीएनए अंदर प्रविष्ट करने में असमर्थ होता है। अर्थात जो डीएनए है वो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है इस कोशिका झिल्ली की उपस्थिति की वजह से। इसलिए हमें कुछ विशेष प्रकार की टेक्निक्स विकसित करनी पड़ी, जिन टेक्निक्स के द्वारा हम जो है किसी भी कोशिका में, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उसके अंदर हम आसानी से डीएनए को प्रविष्ट करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन सी टेक्निक है जिनके द्वारा हम किसी भी पुनर्योगज डीएनए को किसी भी कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा सकते हैं। मुख्यतः यह 3 तरह की टेक्निक है। पहली टेक्निक आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं जीन गन विधि या इसको बायोलिस्टिक मेथड भी हम कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि गन शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस तरह से एक गन से बुलेट्स निकलती हैं, गोलियाँ निकलती हैं, वैसे ही इस जीन गन के अंदर जब हम डीएनए को भरे रहते हैं, छोटे छोटे कणों को भरे रहते हैं, तो वे बुलेट की माफिक जो है इस गन से बाहर निकलते हैं। चलिए इस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। टंगस्टन से लेपित डीएनए के सूक्ष्म कण जीन गन नामक उपकरण से उच्च वेग से परपोषी कोशिका के केंद्रक तक प्रविष्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर हम जो छोटे छोटे पार्टिकल जो जीन के रहेंगे या डीएनए के रहेंगे उसका हम लेपन जो है टंगस्टन से करते हैं। टंगस्टन एक धातु होती है, उससे लेपित यानी उससे कोटेड जो डीएनए के सूक्ष्म कण हैं उनको हम इस जीन गन नाम के उपकरण में, इट इज ए पिस्टल लाइक ऑपरेटस, इस जीन गन नाम के उपकरण में हम भरते हैं और फिर ट्रिगर दबाकर तेजी से परपोषी कोशिका के अंदर इन डीएनए के सूक्ष्म कणों को प्रविष्ट कराते हैं। इस तरह से बड़ी तेजी से वे सूक्ष्म कण परपोषी कोशिका के केंद्रक तक प्रविष्ट कराए जाते हैं और बहुत हाई वेलोसिटी में, बहुत उच्च वेग से यह प्रक्रिया संपादित होती है। तो यह एक लोकप्रिय मेथड है, एक लोकप्रिय विधि है जीन गन विधि। आसानी से हम जो इस जीन गन का उपयोग करके, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की भी आवश्यकता नहीं होती है, थोड़े से ही प्रयास से, अभ्यास से हम इस विधि को सीख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद जो दूसरी विधि है उसको हम देखते हैं। दूसरी विधि कहलाती है इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। इलेक्ट्रोपोरेशन ये 2 शब्दों से बना है। इलेक्ट्रो यानी विद्युत, विद्युत धारा से ये संबंधित है। पोरेशन यानी छिद्र करना। इस विधि में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक जो है कैथोड के रूप में होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक
सॉरी एक एनोड के रूप में होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक कैथोड के रूप में होता है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है। और यह दोनों इलेक्ट्रोड लटके रहते हैं एक वेसल के अंदर, जिसमें कि वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। और इसी में हम जो है इस वैद्युत अपघट्य में, इस द्रव में हम डालते हैं डीएनए के सूक्ष्म कण, ये ग्रीन कलर के मैं दिखा रहा हूँ, और परपोषी कोशिका में इसी में पड़ी हुई रहती है। परपोषी कोशिका कोई भी पादप कोशिका या जंतु कोशिका के रूप में हो सकती है। अब हम जो है इन दोनों एनोड को बैटरी से जोड़ देंगे और इन दोनों एनोड में अब करंट प्रवाहित होने लग जाएगा। करंट प्रवाहित होने से इस वैद्युत अपघट्य में भी करंट आयन दौड़ने लग जाएंगे और इलेक्ट्रोड जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने लग जाएगी। और उसके कारण ये जो परपोषी कोशिका है, परपोषी कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में छिद्र बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, इनके बीच में गैप आ जाता है। और उस गैप के थ्रू ही ये जो डीएनए के पार्टिकल्स हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर से कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक विद्युत धारा के माध्यम से भी अगर हम जो है डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो इस विधि को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। तो ये दूसरी विधि थी। चलिए अब चलते हैं तीसरी विधि की ओर। तीसरी विधि कहलाती है माइक्रो पिपेट विधि। यहाँ पर जो है माइक्रो शब्द का अर्थ है बहुत छोटी, पिपेट जो है एक तरह का ड्रॉपर होता है। आपने देखा है कि जब आपको जो है नाक में किसी तरह की समस्या होती है तो डॉक्टर आपको जो है नेज़ल ड्रॉप देता है, यानी इस तरह का एक उपकरण देता है जिससे बूंद बूंद करके दवा आपके नाक के अंदर जो है प्रविष्ट कराई जाती है। तो वैसे ही एक माइक्रोपिपेट एक ड्रॉपर लाइक एपरेटस होता है जिसके द्वारा जो है आप डीएनए को किसी भी कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा सकते हैं। ये माइक्रोपिपेट का आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो है ये ऊपर से आप इसको रिलीज करेंगे लीवर को, तो इसके अंदर जो भी भरा हुआ डीएनए है वो किसी भी कोशिका के अंदर तेज़ी से चला जाएगा। तो ये माइक्रोपिपेट थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ मांगती है, यानी थोड़ा इसके लिए अभ्यास की और तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन भी इसे कहते हैं। माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन द्वारा डीएनए का परपोषी कोशिका के केंद्रक में सीधा प्रवेश किया जाता है। और इस तरह से एक माइक्रो पिपेट जो है जिस तरह से ड्रॉपर के द्वारा एक बूंद छोड़ दी जाती है किसी भी भाग में, वैसे ही जो है इस माइक्रो पिपेट के अंदर जो डीएनए के पार्टिकल भरे होते हैं वो इस लीवर को दबा के तेज़ी से जो है उस कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। जिस तरह से एक इंजेक्शन जो है हमारे शरीर के अंदर दवा पहुंचाता है, वैसे ही ये माइक्रो पिपेट भी किसी भी परपोषी कोशिका के अंदर डीएनए को पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीन विधियाँ किस तरह परपोषी कोशिका के अंदर डीएनए को प्रविष्ट कराती है। अब परपोषी कोशिका के अंदर अब डीएनए चला गया। सपोज जो है ये हमारे पास एक पुनर्युगज डीएनए था जो कि एक प्लाज्मिड में हमने समाहित किया था। इसमें ये जो विजातीय डीएनए का जो सेगमेंट है ये मैं रेड कलर का दिखा रहा हूँ। और अब हमने इसको प्रविष्ट करा दिया किसी भी परपोषी कोशिका के अंदर, इन तीनों में से किसी भी एक विधि के द्वारा। ये हमने डीएनए इसके अंदर प्रविष्ट करा दिया है, जिसके के अंदर ये हमारा वांछनीय डीएनए भी है, जिसको हम जो है अपने मनचाहे उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। अब जो है इसके अंदर इसके प्रविष्ट करने के बाद परपोषी कोशिका अब इस डीएनए का पालन पोषण करेगी और ये जो डीएनए है ये प्लाज्मिड के द्वारा रिप्लिकेट होगा और इसके साथ साथ ये कोशिका भी जो है दो भागों में बढ़ जाएगी और इस तरह से ये फिर इसका क्लोनिंग वाली प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी डीएनए की क्लोनिंग इसी को कहते हैं। अभी हमारे पास डीएनए का एक अणु था, अब हमारे पास 2 अणु हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस तरह से हम डीएनए क्लोनिंग करने में सक्षम हो पाएंगे। आशा करता हूँ डीएनए यानी जीन स्थानांतरण की ये विधियाँ, इससे संबंधित जो मेरा लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना अध्ययन अनवरत जारी रखें। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।